गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लिपिड में अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहले हम लोगों ने पढ़ा था सिंपल फैट के बारे में। अब हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कंपाउंड लिपिड यानी संयुक्त वसा के बारे में। संयुक्त वसा किसे कहते हैं? क्लास में हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा की थी और कैसे इसका निर्माण होता है ये भी हमने बताया था कि जब एक पदार्थ जिसमें लिपिड उपस्थित होता है किसी ऐसे पदार्थ के साथ संयुक्त होता है जिसमें लिपिड उपस्थित नहीं होता है तो उन दोनों के संयोजन से जो तीसरा नया पदार्थ हमें मिलता है वो संयुक्त वसा कहलाती है। ठीक है, तो इसमें हमने फॉस्फोलिपिड के बारे में कुछ आपसे डिस्कशन किया था। आपको 4 फॉस्फोलिपिड के प्रकार हमने बताए थे, लेसिथिन, सिफेलिन, फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स या जिसको स्फिंगोमाइलिन्स भी कहते हैं, और प्लाज्मालुज़ेन के बारे में बताया था। तो लेसिथिन और सिफेलिन की हम लोगों ने डिटेल चर्चा की थी आपसे, और फॉस्फोस्फिंगोसाइड्स की या स्फिंगोमाइलिन्स की, इसको हमने आपको बताया था पूरा। अब हम लोग चर्चा करेंगे प्लाज्मालोजेन की। फॉस्फोलिपिड का जो चौथा प्रकार है प्लाज्मालोजेन। ये क्या होता है? प्लाज्मालोजेन जो होता है एक विशेष प्रकार का फॉस्फोलिपिड होता है जो मनुष्य के लगभग प्रत्येक ऊतक में, ऊतक यानी टिश्यूज जो होते हैं उनमें उपस्थित रहता है। प्लाज्मालोजेन मस्तिष्क में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और याददाश्त को बनाए रखने के लिए, जैसे जिन चीज़ों को हम रीमेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, भूलना नहीं चाहते हैं, याददाश्त को बनाए रखने के लिए प्लाज्मालोजेन जो होता है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या सर्वाधिक योगदान करता है। पाया कहाँ जाता है? ये हृदय में पाया जाता है। जो हमारे शरीर के जो हड्डी के ढांचे होते हैं उस पर जो मसल्स का डेवलपमेंट होता है, मांसपेशियाँ जो होती हैं उनमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और हमारे मस्तिष्क यानी ब्रेन में अधिक मात्रा में पाया जाता है। प्लाज्मालोजेन का स्तर बढ़ना कहाँ से शुरू होता है? कोई भी बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, फोटल स्टेज में जब होता है तो उस फीटल स्टेज में प्लाज्मालोजेन की वृद्धि होनी शुरू होती है और उम्र के 30 वर्ष तक ये वृद्धि क्रमशः बढ़ती रहती है। 30 वर्ष 31 वर्ष जाने के बाद धीरे धीरे ये वृद्धि कम होनी शुरू होती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट, जैसे लेसिथिन है, सिफेलिन है, स्फिंगोमाइलिन है, उसी प्रकार से प्लाज्मालोजेन भी एक महत्वपूर्ण फॉस्फोलिपिड है जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड के बारे में। ग्लाइकोलिपिड को और क्या कहते हैं? प्लाज्मालोजेन को जो बताया वो फॉस्फोलिपिड था। फॉस्फोलिपिड के बाद हम लोग ग्लाइकोलिपिड पे बात करते हैं। ग्लाइकोलिपिड कैसे बनता है? ग्लाइकोजन और लिपिड का जब आपस में संयोजन होता है तो ग्लाइकोलिपिड का निर्माण होता है। ठीक है, ये ग्लाइकोलिपिड सेरेब्रोसाइड भी कहे जाते हैं। सेरेब्रोसाइड इनको कहते हैं। ग्लाइकोलिपिड को हम यहाँ लिख रहे हैं आप लोगों को। ग्लाइकोलिपिड इज also known as cerebroside। ग्लाइकोलिपिड को सेरेब्रोसाइड भी कहते हैं। इनका निर्माण स्फिंगोसाइन वसीय अम्ल, ध्यान से सुनिएगा, इनका निर्माण स्फिंगोसाइन वसीय अम्ल और गैलेक्टोज के द्वारा होता है। यानी स्फिंगोसाइन वसीय अम्ल फैट का पार्ट हो गया या लिपिड का पार्ट हो गया, और गैलेक्टोज क्या है? गैलेक्टोज जो है वो मोनोसेकेराइड है। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जो हमको रिजल्टेंट परिणाम जो मिलता है, जो नया फैट निर्मित होकर मिलता है, वो एक कंपाउंड लिपिड के रूप में सेरेब्रोसाइड या ग्लाइकोलिपिड मिलता है हमको। ये पाया कहाँ कहाँ जाता है?
सेरेब्रोसाइट या ग्लाइकोलिपिड जो होता है यह मस्तिष्क में पाया जाता है, एड्रेनल ग्लैंड में पाया जाता है। एड्रेनल ग्लैंड ये हार्मोनल ग्लैंड होता है जिससे हार्मोन का सिक्रेशन होता है। स्प्लेन यानी प्लीहा में पाया जाता है। नेफ्रॉन हमारे किडनी में पाए जाते हैं, उसमें भी ये उपस्थित रहता है। यकृत यानी हमारे लिवर में पाया जाता है। WBC हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं उनमें ये पाया जाता है। फेफड़ों में, रेटिना में, इसके अलावा मछली के स्पर्म्स में भी पाया जाता है। 3 प्रकार के ये होते हैं ग्लाइकोलिपिड, सेरेब्रोसाइड है, गैंग्लियोसाइड है और ये जो ग्लाइकोलिपिड है ये सेरेब्रोसाइड भी बोले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चर्चा करते हैं गैंग्लियोसाइड पे। गैंग्लियोसाइड किसे कहते हैं? गैंग्लियोसाइड में N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, शॉर्ट में इसको बोलते हैं NANA, ना N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड। आप इसको ऐसे लिख सकते हो N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड, that is गैंग्लियोसाइड। ये सब आपके कंपाउंड लिपिड में ही आते हैं। गैंग्लियोसाइड ये N-एसिटाइल न्यूरामिक एसिड वसीय अम्ल, ये वसीय अम्ल का नाम है बेटा। स्फिंगोसाइन तथा हेक्सोज शर्करा के 3 अणु पाए जाते हैं, यानी ये भी जो है वो ग्लाइकोलिपिड में ही आएगा। ये स्फिंगोसाइन और हेक्सोज शर्करा के 3 अणुओं से मिलकर बनते हैं। ये प्लीहा तथा तंत्रिका तंत्र में प्रचुरता से पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये ग्लाइकोसाइड का या गैंग्लियोसाइड बोल सकते हो, गैंग्लियोसाइड का निर्माण होता है। इसके बाद हम आते हैं लिपोप्रोटीन, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है लिपोप्रोटीन। ये किनके मिलने से बनता है? लिपिड प्लस प्रोटीन के मिलने से, लिपिड प्लस प्रोटीन के मिलने से लिपोप्रोटीन का निर्माण होता है। लिपोप्रोटीन के बारे में कुछ चीजें हम आपको बताएंगे, क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। लिपोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम लिपिड एंड प्रोटीन। लिपोप्रोटीन का निर्माण प्रोटीन और लिपिड के मिलने के या संयोजन के द्वारा होता है। दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड देन ग्लाइकोलिपिड। ये ग्लाइकोलिपिड की अपेक्षाकृत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फॉर्मिंग लार्ज पार्टिकल विथ सेवरल क्लासेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। ये जो प्रोटीन और लिपिड के बड़े कण होते हैं उनके कारण ये बनते हैं। A lipoprotein is a biochemical assembly whose primary purpose is to transport hydrophobic lipid। ये जो लिपोप्रोटीन होते हैं वो बायोकेमिकल असेंबली के मेंबर हैं, या बायोकेमिकल जो असेंबली होती है उसका जो मेन पर्पस होता है या जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है to transport hydrophobic lipid, also known as fat molecule in water, as in blood, plasma or other extracellular fluid। जो फैट होता है या जो लिपिड होता है उसको रक्त में, रक्त प्लाज्मा में या शरीर के अन्य भागों में पहुंचाने के लिए लिपोप्रोटीन उत्तरदायी होते हैं। टाइप ऑफ लिपोप्रोटीन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि लिपोप्रोटीन कितने प्रकार के होते हैं और इनमें से हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक
क्या होते हैं। ये 3 प्रकार के हैं, VLDL, LDL और HDL। VLDL, LDL और HDL। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। VLDL का मतलब होता है वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, यानी जिस लिपोप्रोटीन की डेंसिटी सघनता कम होती है, फिर है लो डेंसिटी। दूसरा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और तीसरा है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी डिस्टर्बेंस आ गई थी बीच में लिंक में, इस वजह से ये बीच में ब्रेक हो गया। तो अब हमने ये ब्लैक बोर्ड पे पूरा लिख दिया है और अब आपको हम ठीक से पूरा समझा पाएंगे। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ये लिपोप्रोटीन के 3 प्रकार होते हैं, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं, जैसे एग्जाम्स में भी पूछता है तो वो शॉर्ट में ही पूछ देता है। VLDL, HDL और VLDL, LDL और HDL। वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जैसा कि एक्सेस में आपको समझाया कि लिपोप्रोटीन लिपिड और प्रोटीन के मिलने के कारण होता है। तो जिस लिपोप्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा कम होगी और लिपिड की मात्रा ज़्यादा होगी, वो हमारे लिए थोड़े नुकसानदायक होंगे। वो जो कोलेस्ट्रॉल होगा उसका बना हुआ, वो हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, हमारे हृदय के लिए, हमारे रक्त के लिए। जो लिपोप्रोटीन जिसमें लिपिड की मात्रा कम होगी, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होगी, वो हमारे लिए अच्छे लिपोप्रोटीन होते हैं, या उसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे कि VLDL, LDL और HDL में क्या फर्क होता है। VLDL, जैसे VLDL वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, इसको हम लोग वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जानते हैं, या वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रकार की लिपोप्रोटीन में प्रोटीन की मात्रा कम होती है, लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके कारण हमारे रक्त में लिपिड की मात्रा बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं LDL पे, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है वो लीवर में जब कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है, वो लीवर की कोशिकाओं से इकट्ठा करके शरीर के हर एक कोशिका में पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, तो VLDL की अपेक्षा में LDL कुछ ठीक होता है, बहुत नहीं होता ये नहीं कहेंगे, कुछ ठीक होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, और ये जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, इसको कभी कभी हम लोग समटाइम इट्स कॉल्ड बैड कोलेस्ट्रॉल, कभी कभी इसको हम खराब या दूषित कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें भी प्रोटीन की मात्रा इसकी अपेक्षा में ज़्यादा होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यानी LDL में भी लिपिड की मात्रा ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मात्रा कम होती है। ठीक है, VLDL की अपेक्षा में लिपिड कम होता है इसमें, लेकिन फिर भी शरीर की रिक्वायरमेंट से अधिक होता है। ठीक, तो जब इसकी मात्रा हमारे रक्त में, हमारे धमनियों में ज़्यादा होती है, तो प्लेक बोला जाता है, जो रक्त में लिपिड के थक्के जमते हैं। जैसे आप लोग देखिए, पानी के ऊपर घी डालेंगे तो गर्म घी डालेंगे तो पानी के ठंडक से घी जम के थोड़ा थक्के जैसा हो जाता है। तो उस तरह के जो छोटे छोटे स्पॉट्स लिपिड के जमते हैं, जब हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेशन होता है और इनकी मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है रिक्वायरमेंट से, तो ये हमारी धमनियों में चिपकना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पानी में लिपिड मतलब कोई भी वसा डाल दीजिए और उसके बाद जब आप उंगली डालेंगे या कोई बर्तन या चम्मच डालेंगे तो उस पर वो लिपिड जम जाती है। उसी तरीके से हमारे रक्त में होता है, वो धमनियों में जहाँ से रक्त को निकलना होता है उसमें किनारे जमना शुरू कर देते हैं। परिणाम स्वरूप धमनियों का जो
क्षेत्रफल जो उनका एरिया होता है, चौक कहाँ गया, जैसे ये धमनी है, इसमें से ब्लड को जाना है और जब ये किनारे किनारे प्लेट जमने शुरू हो जाएंगे तो इसका मुंह जो होता है बिल्कुल सकला होता चला जाता है। तो जो प्रेशर लगना चाहिए इसमें रक्त का वो इसमें नहीं लग पाता है, क्योंकि ये मुंह बस इतना रह जाता है, उतने के बजाय इतना रह जाता है, तो प्रेशर बढ़ने लगता है, इसलिए ये भी हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होते हैं। तीसरा है HDL यानी हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं इसको हम लोग गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिपिड की मात्रा कम होती है, प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं, नुकसानदेह नहीं होते। और इनका एक सबसे बड़ा कार्य हम आपको बताएं, इम्पोर्टेंट कार्य जो आप लोग के लिए जानना जरूरी है कि HDL हमारे शरीर में काम क्या करते हैं और क्यों हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। HDL एब्जॉर्ब्स कोलेस्ट्रॉल, यानी जो HDL होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हमारे शरीर के खराब कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करता है एंड कैरीज इट बैक टू द लिवर, यानी इस खराब कोलेस्ट्रॉल को अवशोषित करने के बाद या इकट्ठा करने के बाद या सोखने के बाद वो उसको कैरी करके या ले करके या ढो करके बैक टू द लिवर, वापस ये लेकर लीवर में जाता है। द लिवर देन फ्लैश इट फ्रॉम द बॉडी, यानी लीवर में जब ले जा करके ये छोड़ता है बैड कोलेस्ट्रॉल को, तो वहां से लीवर की जो फंक्शनिंग होती है उसके थ्रू ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कार्य क्या हुआ, जो दूषित या खराब कोलेस्ट्रॉल होता है वो HDL के कारण लीवर में जाता है और लीवर से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम के द्वारा, उत्सर्जी अंगों द्वारा ये शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। और हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा या हमारे धमनियों में कोलेस्ट्रॉल की अतिरिक्त मात्रा नहीं जमने पाती और हम हृदय से संबंधित भयानक बीमारियों के होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये है इम्पोर्टेंट इसके लिए। इसके बाद हम लोगों को आगे इसमें देखना था सल्फोलिपिड के बारे में। सल्फोलिपिड क्या होते हैं? बेटा ये सब के सब जो है ना वो ग्लाइकोलिपिड के ही प्रकार हैं। ग्लाइकोलिपिड जो हम बता रहे थे उसमें सेरेब्रोसाइड भी आएंगे, गैंग्लियोसाइड भी आएंगे और सल्फोलिपिड भी आएंगे। तो इसको सुन लीजिएगा सल्फोलिपिड को, कि यदि ग्लाइकोलिपिड में सल्फर के अणु भी पाए जाते हैं या आकर के जुड़ जाते हैं तो उसे हम सल्फोलिपिड कहते हैं। यानी जो हमारा ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर उसमें एक दो अणु आकर के सल्फर के जुड़ जाते हैं तो वो सल्फोलिपिड कहलाते हैं। सल्फोलिपिड जो होते हैं वो हमारे ह्यूमन सेल्स में नहीं पाए जाते, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनके क्लोरोप्लास्ट में सल्फोलिपिड पाए जाते हैं। तो इसका केवल नाम आपको जानना जरूरी है, जान लीजिए कि ये क्या होता है, अदरवाइज ये हमारे शरीर की कोशिकाओं में पाए नहीं जाते हैं, ये पाए जाते हैं वनस्पति कोशिका में। ठीक है, तो ये इतना हमारा कंपाउंड लिपिड का ये पूरा पार्ट था। अब आपका कंपाउंड लिपिड पूरी तरीके से पूरा हो गया है। नेक्स्ट हम लोग बच्चों बात करेंगे व्युत्पन्न वसा पर या डिराइव्ड फैट पर। तो जब हम आप लोग को क्लासिफिकेशन बता रहे थे उसी समय हमने कुछ चीज़ें आपको बताई थी डिराइव्ड फैट के बारे में, कि डिराइव्ड फैट कितने प्रकार का होता है। एक बार अभी केवल छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास जब हम लोग करेंगे तो उसमें डिराइव्ड फैट की भी हम लोग बात करेंगे। टाइप ऑफ डिराइव्ड लिपिड कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है स्टेरॉयड और दूसरा होता है स्टेरॉल। क्लासिफिकेशन में ही हमने बताया था कि स्टेरॉयड से स्टेरॉल और स्टेरॉल से कोलेस्ट्रॉल का निर्माण होता है। ठीक है, ये एक छोटी सी प्रक्रिया आपको हमने क्लासिफिकेशन के दौरान बताई थी। तो पहला स्टेरॉयड है, दूसरा स्टेरॉल है, तीसरा आइसोप्रेनॉइड्स है। आइसोप्रेनॉइड्स 2 प्रकार के होते हैं, टर्पिन और कैरोटीनॉइड्स। इसके बाद नेक्स्ट चौथा प्रकार है फैटी एसिड्स के और 5वां है ग्लिसरॉल के।
ठीक है। तो इनको हम डिराइव, क्योंकि ये डिराइव्ड फैट है, तो डिराइव्ड फैट यानी व्युत्पन्न वसा, यानी व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ जो पहले से उत्पन्न हुई हो, अगर किसी और चीज़ से अभिक्रिया करके दोबारा वो चीज़ उत्पन्न होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं व्युत्पन्न। जैसा कि हमने आपको प्रोटीन में भी बताया था, डिराइव्ड प्रोटीन के बारे में, उसी प्रकार से ये डिराइव्ड फैट है। तो बच्चों इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि चैप्टर ये थोड़ा बड़ा है और ध्यान से बैठ करके थोड़ी देर आप सुनेंगे समझेंगे तो ये और अच्छे से क्लियर होगा डिराइव्ड फैट का। और इसके बाद हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसकी छोटी सी चर्चा हम इसी क्लास में कर देते हैं, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल फैटी एसिड, जो एग्ज़ाम में आपके होम एग्जामिनेशन में भी पूछता है। आप कभी किसी एंट्रेंस को देने जाते हो होम साइंस से संबंधित, या आगे कोई भी परीक्षा देने जाते हो होम साइंस से संबंधित, तो उसमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं और ज़रूर आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग डिराइव्ड के साथ साथ इसेंशियल और नॉन इसेंशियल यानी एफा और नेफा, इन दोनों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी और थोड़ी देर से इसको हम लोग और क्लियर करेंगे जब नेक्स्ट हम लोगों की क्लास होगी। ओके।